कि अगर हम लोग चाहें तो अपने अंदर के गुणों को बाहर ला सकते हैं। हमारे बहुत सारे मित्र सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं कर पाते हैं, ये उनकी कमजोरी है। शिक्षा हमें यह सिखाती है कि हम लोग अपने गुणों को बाहर एक्सपोज करें और समाज को उससे अंगीभूत करें, तभी समाज आपकी काबिलियत को जानती है। मैं फिर से अपने गुरु और हमारे बीच डॉक्टर ध्रुव कुमार सर जी को, जो विभागाध्यक्ष हैं शिक्षा विभाग नालंदा कॉलेज के, उनको सादर आमंत्रित करता हूं कि मंच पर आए और अपने आशीष वचनों से हम लोगों को अंगीभूत करें। डॉक्टर ध्रुव कुमार जी के लिए इस इंडक्शन मीट में कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे कॉलेज के प्राचार्य और पूर्व संकाय अध्यक्ष शिक्षा विभाग पटना विश्वविद्यालय प्रोफेसर डॉक्टर आशुतोष कुमार जी, इस शिक्षा संकाय की वरिष्ठ प्रोफेसर और विमेंस पटना विमेंस ट्रेनिंग कॉलेज की पूर्व प्राचार्य डॉक्टर एस.सी. मोदी जी, पटना विश्वविद्यालय के सीनेट सदस्य, हम लोग के मित्र सहयोगी और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के गौरी ब्रह्मानंद कॉलेज के प्राचार्य विद्वान डॉक्टर कुमार संजीव जी, देवघर ट्रेनिंग कॉलेज के शिक्षकगण, वरीय सत्रों के छात्रगण और आप सब नवांगन उच्च जिज्ञासु शिक्षक, आज बहुत ही अच्छा अवसर है। हम लोग इस परिसर में आकर बहुत आनंदित अपने आप को अनुभव करते हैं, क्योंकि आज से लगभग 3 दशक पहले हम लोग भी इन्हीं बेंच पे बैठ के यहाँ शिक्षा ग्रहण करते थे। उस वक्त मामला ये था कि हम लोग 1 साल के कोर्स करने आए थे, आप लोग 2 साल के कोर्स करने के लिए आए हैं और आने वाले दिनों में 4 साल के कोर्स भी होंगे। लेकिन कॉलेज वही है, हम लोगों को बार बार आने की इच्छा होती है। तो मैं आशुतोष जी को धन्यवाद देता हूँ कि हम लोग अवसर देते रहते हैं। आप लोग सचमुच, मैं कुछ बातों की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ आपका। आप लोग बहुत खुशनसीब हैं। सचमुच ठीक ही कहा संजीव जी ने कि बिहार के जो टॉप मोस्ट ऊपर से अंक अर्जित करने वाले पटना ट्रेनिंग कॉलेज में शुरू से नामांकन पाते रहे हैं। हम लोग जब पढ़ते थे तब कोई टेस्ट नहीं हुआ करती थी इस तरह की एंट्रेंस टेस्ट, लेकिन मार्क्स के आधार पर जो BA MA तक क्या मार्क्स आपने ग्रहण किया, उसके आधार पर यहाँ नामांकन, यहाँ दाखिला होता था। उसमें जो अव्वल होते थे उन्हीं का दाखिला मिलता था, और उन दिनों बहुत कम ट्रेनिंग कॉलेज हुआ करते थे। तो उस लिहाज से आप बहुत खुशनसीब हैं, इसलिए भी कि ये 102 साल पुराने पटना विश्वविद्यालय से भी प्राचीनतम कॉलेज है, यानी इस कॉलेज का इतिहास पटना विश्वविद्यालय से भी पुराना है और देश के सबसे प्राचीन ट्रेनिंग कॉलेजों में ये इसका स्थान 7वां है। यानी आप ऐसी जगह हैं जहां सचमुच गर्व का अनुभव कर सकते हैं कि हम ऐसी जगह आए हैं जो बहुत बिरलों को ये नसीब होता है कि इस परिसर में आके हम कुछ ज्ञान हासिल करें। ठीक वैसे ही जैसे कभी पूरी दुनिया के लोग नालंदा विश्वविद्यालय में आके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते होंगे। बहुत तेजी से ज़माना बदल रहा है। हम लोग पढ़ते थे 1 साल, अब आप तो पढ़ रहे हैं 2 साल, आने वाले दिनों में 4 साल। हम लोग जब पढ़ते थे तब शिक्षक ओरिएंटेड चीज़ें थी, जो हमारे प्राचीनतम इतिहास से चली आ रही चीज़ें हैं।
कि गुरु जी एक हुए, गुरु जी के इर्द गिर्द सब शिक्षक महत्वपूर्ण हुआ, छात्र बहुत गौण होते थे। शिक्षक के नाम पर परंपराएं चलती थी, गुरुओं के नाम पर। आज भी वो परंपरा संगीत में है, लेकिन ये माना गया कि हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है, हर स्टूडेंट, हर बच्चा महत्वपूर्ण है। चीज़ें बदली, अब भी आज कुछ और बदल रही है, कल और बदलेगी। तो जब हम लोग पढ़ते थे उस समय शिक्षक इम्पॉर्टेंट होते थे, अब हम लोग जब पढ़ा रहे हैं तो स्टूडेंट इम्पॉर्टेंट है। हर व्यक्ति, हर स्टूडेंट, हर बच्चा इम्पॉर्टेंट है, और उसके लिहाज से सब चीज़ें बदल रही हैं। शिक्षक को भी उसी अनुसार अपनी शैली, अपनी टेक्निक्स बदलने पड़ती, यानी हर बच्चा में जो चीज़ें बदली हैं उसमें ये भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है जिससे आप अवगत होंगे। आप सब सचमुच पूरे बिहार के, यूँ कहेंगे हिंदुस्तान के लोगों ने भाग लिया होगा इस कंपटीशन में, तो उसमें भी सब आप अव्वल हैं। ज्ञान की कमी नहीं है, और माना जाता है कि ज्ञानी तो कोई भी हो सकता है। हमारे पुरखे बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, प्राय हम सबके हर परिवार में चौथे या पांचवे या कहीं कहीं तीसरे पीढ़ी के लोग भी अभी से पहले के पूर्वज पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने न सिर्फ अपनी काबिलियत से, अपने ज्ञान कौशल से घर, परिवार, समाज, अगर उन्होंने कोई इंडस्ट्री लगाई तो, अगर उनकी मिल्कियत बड़ी थी, जमींदारी थी तो जमींदारी भी उन्होंने की, सब किया बिना किसी पढ़ाई लिखाई। कोई किताबी ज्ञान, कोई विश्वविद्यालय डिग्री नहीं थी उनके पास, यानी ज्ञान की कमी नहीं है। ज्ञान हर युग में, हर ज्ञानी आदमी अच्छा शिक्षक नहीं है। हर ज्ञानी आदमी अपने ज्ञान को दूसरों तरफ ट्रांसफर करने के, ट्रांसमिट करने की स्थिति में बहुत बेहतर तरीके से नहीं होता, ये भी हम जानते हैं। इस 2 साल के दौरान आप इसी टेक्निक को, उस टूल्स के जरिए सीखेंगे कि कैसे हम अपने ज्ञान की चीज़ें ट्रांसमिट कर सकें, ट्रांजेक्ट कर सकें, दूसरों को संप्रेषित कर सकें, प्रक्षेपित कर सकें। ये शैली आप डेवलप करेंगे तो सारे। और जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो अपने ज्ञान की वृद्धि भी लगातार करते हैं, क्योंकि हम सब सुनते आए हैं और सुनते रहेंगे कि हर क्षण हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, हर क्षण हम सीखते हैं, यहाँ तक कि मरते दम तक भी हम कुछ नए नए अनुभव सीखते हैं, करते हैं। और माना गया है कि अनुभव ही ज्ञान है। छोटा बच्चा जिसको कोई इल्म नहीं है किसी चीज़ का, वो भी अगर एक बार आग की लौ से उसकी उंगलियां जल जाती हैं तो दोबारा उस तरफ अपनी उंगली बढ़ाने से डरता है। ये उसके अंदर खुद से ज्ञान हो जाता है कि ये चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे कष्ट देती हैं। जब किताबें नहीं रही होंगी तब भी ज्ञान ट्रांसमिट होता था एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, वो अनुभव के आधार पर। तो ज्ञान भी अनुभव है। अगर हम कोई चीज़ पहले जान जाते हैं, किताबें जो लिखते हैं वो क्या करते हैं, पहले उन्होंने कुछ अनुभव किया, उसको किताबों में लिख दिया, फिर उसको हम पढ़ते हैं। पूरी दुनिया में वहाँ इतनी चीज़ें हैं, कैसे इसको कैसे किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए। जिंदगी भी कम है ज्ञान हासिल करने के लिए, कुछ चीज़ें जानने, सीखने, समझने के लिए। इसमें बहुत काम हुआ दुनिया में। तो माना गया कि ऐसे 1 लाख लोगों को ढूंढा जाए जो जिसने सचमुच कुछ नई चीज़ें सीखी है, और ऐसे 1 लाख लोगों को ढूंढा गया, उनके अनुभव में किताब की शक्ल दी गई, और बाकी के 7-8 अरब लोगों इस धरती वाले देश दुनिया में, उनको जल्दी से ये चीज़ें दी जाए। उस पर जब काम हुआ तो माना गया कि एक ही जो चीज़ है वो महत्वपूर्ण है, वो है समय। समय का उपयोग अगर आप करना सीख गए, समय का सही उपयोग, तो फिर आप कोई भी ज्ञान हासिल कर सकते हैं। क्योंकि आपके पास इतना वक्त नहीं है कि आप अपने जीवन के प्रयोगों से, अपने अनुभव से ज्ञान हासिल करें, जैसे कि गौतम बुद्ध ने किया। तो गौतम बुद्ध हर आदमी आज भी बनने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ज़रूरत यह है कि गौतम बुद्ध के अनुभवों को लेकर उन्हें जो ज्ञान मिला, उस ज्ञान को हम कैसे अडॉप्ट करते हैं और उसको अगली पीढ़ी तक ले जाते हैं।
इसमें बुद्धिमता ये नहीं है कि हम सब फिर उसी तरह से गौतम बुद्ध की तरह जंगलों में जाएं और फिर से कोई तप करें फिर हमें ज्ञान की प्राप्ति हो। कि वीणा के तार को इतना मत ढीला छोड़ो कि वो सुर ही न दे, बेसुरा हो जाओ, इतना टाइट भी ना करो, इतना कसो भी मत वो टूट जाए। ये एक पंक्ति का ज्ञान हासिल करने के लिए हो सकता है गौतम बुद्ध को वर्षों लगे, लेकिन अब फिर से उसी प्रक्रिया को दोहराने में बुद्धिमता नहीं, बुद्धिमानी नहीं है। इन चीजों को समझते हुए आज के परिप्रेक्ष्य में कैसे हम बेहतर कर सकते हैं, कैसे हम और नई चीजें अपने आप में ला सकते हैं, अपने स्टूडेंट्स में दे सकते हैं। जो नई शिक्षा नीति जिसकी चर्चा मैम ने की और मैं सुन नहीं पाया, निश्चित तौर पर इस पर तवज्जो देने की जरूरत है कि अब हमें क्रिटिकल थिंकिंग पर ध्यान देने की आवश्यकता है। नई शिक्षा नीति में बहुत अच्छी सारी बातें आई हैं, उसमें ये भी है कि हम उस दृष्टि को कैसे विकसित करें जो किसी व्यक्ति को, किसी स्कूल के बच्चे को पेड़ से गिरते हुए फल को देखकर ये ज्ञान होता है कि आखिर फल ऊपर क्यों नहीं गया। ये जो क्रिटिकल थिंकिंग है, इससे पहले भी बहुत बच्चों ने, बहुत बड़ों ने, बहुत अच्छे लोगों ने भी पेड़ से फल को जमीन पर गिरते हुए देखा होगा, लेकिन एक खास व्यक्ति को जिसको हम सब न्यूटन के नाम से जानते हैं, उसने ये सोचा कि आखिर ये फल ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे ही क्यों आया। और इस क्रिटिकल थिंकिंग ने उसको गुरुत्वाकर्षण के नियम को, नए सिद्धांत को, इस ऐसी बड़ी सिद्धांत को जिसने पूरी दुनिया की तकदीर बदल दी, खोजने का, सोचने का और उस पर अमल करने का अनुभव। ये जो क्रिटिकल थिंकिंग है, इसको ज़्यादा तवज्जो देना है ताकि स्टूडेंट अपने तरीके से चीज़ों को देख सके, उतना ही नहीं जितना हम दिखाते हैं, जितना हम बताते हैं। जैसे आजकल अखबार में जो लिखा होता है उतना ही नहीं होता, उससे आगे भी होता है। तो हम पाठक, होशियार पाठक क्या करते हैं, समझ जाते हैं कि इसने लिखा हुआ कुछ अपने कारण से लिखा हुआ। कैमरा जितना दिखाता है उतना ही नहीं चीज़ें होती, वो दिखाता है उतना हमको दिखता है टीवी पे, लेकिन उससे आगे बगल बगल भी चीज़ें होती हैं, उसको भी समझने की ज़रूरत है। ये है क्रिटिकल थिंकिंग, जो अब के दौर की बहुत ज़रूरी चीज़ बन रही है। दुनिया बहुत तेज़ी से प्रगति कर रही है और हम जिस गति से आगे बढ़ रहे हैं, हमको आगे जहाँ बढ़ना है, हमको यदि फिर से नालंदा और इस तरह की दौर में जाना है, इन चीज़ों को ही सोचना समझना होगा। सिर्फ नकल करने से ज्ञान नकल नहीं है। हम जिस नालंदा विश्वविद्यालय की विरासत पर गर्व करते हैं, जरा गौर करिए कि वहाँ फ्रेंच की पढ़ाई नहीं होती थी, वहाँ दूसरे विषयों की पढ़ाई नहीं होती थी। दूसरे देश के लोग भी अगर यहाँ पढ़ने आते थे तो यहाँ संस्कृत, पाली, प्राकृत सीख कर यहाँ जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ में जो ज्ञान की चीज़ें छुपी है, उसका अध्ययन करते थे। अभी और उस दौर का अंतर यही है। तब वो उन चीज़ों को फिर ले जाते थे अपनी भाषा में ट्रांसलेट करके, चीन के लोग, कोरिया के लोग, जापान के लोग और ऐसे ऐसे दूसरे मुल्कों के लिए अपने लोगों में ज्ञान बांटते थे कि भारत के इस ग्रंथ में ये चीज़ें हैं, दर्शन के ये है, व्याकरण का ये है। ये दौर में अगर जाना है तो हमें अपनी चीज़ों से, अपनी जो विरासत है, अपनी जो हमारे अपने ज्ञान के जो दर्शन है, अपने जो सोचने समझने की, चाहे वो ज्योमेट्री की हो, गणित की हो, ज्योतिष की हो, इन चीज़ों से कैसे कोरिलेट कर सकते हैं, आज का स्टूडेंट कैसे कर सकता है, कैसे हम बेहतर कर सकते हैं, इस पर गौर करना चाहिए। एक बार फिर से आप सबको मैं बधाई देता हूँ, स्वागत करता हूँ। पूर्ववर्ती छात्र होने के कारण मैं भी कभी 30 साल पहले यहाँ का स्टूडेंट था और आप ऐसी अच्छी जगह हैं जहाँ से आप सचमुच ज्ञान की रोशनी को पूरी दुनिया में फैला सकते हैं। फिर से बहुत अच्छी टीम है पटना विश्वविद्यालय की। आप देख रहे हैं 2 दिनों में जो लोग कल नहीं आ पाए होंगे, उन्होंने भी देखा होगा किस तरह से यहाँ पर विद्वान आते हैं। पूरे देश के विद्वान यहाँ से निकल के गए हैं, पूरी दुनिया में गए हैं, अभी भी उनका संपर्क बना हुआ है। आप सब विद्यार्थी के रूप में इस ज्ञान के मंदिर का लाभ लें और फिर उसकी गरिमा में आप वृद्धि करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद।